हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है उसामा मुबारक। वेलकम टू द लॉ कम्युनिकेंट्स। सो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 14 पे डिस्कस किया था। रीजनेबल क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट समझे थे, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया समझा था। तो दोस्तों, आज हम आर्टिकल 15, जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है, आर्टिकल बहुत अच्छा है, डिस्क्रिमिनेशन को बताता है कि किस किस फैक्टर्स पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। दोस्तों, आप देखें कि आर्टिकल 15 पे इतने कंट्रोवर्सीज होती हैं। हमारी मूवीज़, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है उस पर तरह तरह की मूवीज़ आर्टिकल 15 पे देती आई है। हालांकि अगर मैं बात करूं रिजर्वेशन की, तो आरक्षण नाम की मूवी अमिताभ बच्चन की आई थी। उस पर यह दिखाया गया था कि रिजर्वेशन किस तरह से इक्वलिटी को वायलेट करता है और इक्वलिटी को वायलेट करने के बाद पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। तो दोस्तों, ये देखिए कि समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उनको पोर्ट्रे करने के लिए, उन बुराइयों को दिखाने के लिए हमारी मूवीज़ बहुत अच्छा सोशल मैसेज देती हैं। आप ये देखिएगा, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट रही हैं 1947 से लेके अब तक, उन गवर्नमेंट में जो जो लॉज बने, उन लॉज ने अपना पूरा पर्पस सर्व नहीं किया। लॉज महज बनाने से आप समाज की बुराइयों को, उनके रूट कॉज को, जो बुराइयां हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये बहुत क्लियर है। ये देखिए कि हमने आर्टिकल 15 में 5 ग्राउंड्स लिखे हैं: रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। और इन 5 ग्राउंड्स पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है जगह जगह, दे आर एम्पल नंबर ऑफ केसेस जहां हम ये देख सकते हैं इन फैक्टर्स पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। हमारी इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स, मैं किसी एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लॉज बनाती आई हैं। पोलराइजेशन की, वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, डिवाइड एंड रूल चलता है हर जगह। मुझे कुछ लाइन से याद आ रही है, एक शेर याद आ रहा है कि गवर्नमेंट किस तरह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाती है। आर्टिकल 15 की जो एक बेस रूट है, उसको हम देखेंगे कि इन पंक्तियों के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है हमारे बीच एक फासला क्रिएट करती है, लोगों को क्लासिफाई करती है और अलग अलग ग्रुप में बांटने का काम करती है। बहुत अच्छे अच्छे लॉज भी आते हैं, ऐसा भी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लॉज भी आते हैं। जैसे पुट्टा स्वामी का जजमेंट आया, राइट टू प्राइवेसी की बात की। जैसे जोसेफ शैन का केस आया, उसमें औरतों की दशा को कंसोलिडेट किया गया, किस तरह से वुमेन को अपलिफ्ट किया गया। जोजन शाह के केस में, उसमें 497 आईपीसी का अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था प्रोविजन, जो एक मर्द को, एक हस्बैंड को ज़्यादा ताकत देता था और औरत को एक विक्टिमाइज कर देता था। तो औरत की दशा हमेशा से ही बहुत नाजुक रही है, कमज़ोर रही है। तो कुछ शेर जो मुझे याद आ रहे हैं, कुछ लाइंस वो इस तरह हैं: नज़र वालों की रब पे नज़र है साहिब, नज़र वालों की रब पे नज़र है साहिब, और जो रब है उसकी सब पे नज़र है साहिब। नज़र वालों की कहा रब पे नज़र है साहिब, और जो रब है उसकी सब पे नज़र है साहिब। जिस सियासत का खुद ईमान ही नहीं उसकी, जिस सियासत का खुद ईमान ही नहीं उसकी आपके और मेरे मज़हब पे नज़र है साहिब, उसकी आपके और मेरे मज़हब पे नज़र है साहिब। तो मज़हब पे नज़र इस तरह से है कि डिस्क्रिमिनेशन, समाज की बुराइयाँ, फासले क्रिएट करना, और एक तरीके से एक ऐसा डिस्टिंक्शन क्रिएट कर देना सोसाइटी में जो एक सिटीज़न के राइट्स पे, उसके फंडामेंटल राइट्स पे एक बहुत बड़ा प्रहार है, एक अटैक है। तो उन दूरियों को मिटाने के लिए जो गवर्नमेंट सेकुलर होकर काम करती है, वो एक कंसोलिडेटेड लॉज हमेशा लाएगी। कंसोलिडेटेड लॉज जब मैंने कहा, इसका मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट विल मेक श्योर दैट द लॉ शुड बी बेस्ड ऑन न्यूट्रलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। उस जो कॉन्स्टिट्यूशन की कन्वेंशंस रही हैं, जिसने प्रिंसिपल्स निकाले हैं कि इक्वलिटी समाज में कैसे आए, समानता समाज में कैसे आए। लॉज जब हम बना लें तो उनका ग्रास रूट लेवल तक कैसे असर पहुंचे, कैसे बेनिफिट पहुंचे हर तबके को। तो हमने आर्टिकल 15 में 5 ग्राउंड्स लिए हैं जिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। रिलीजन के ऊपर होता है। आप देखिए कि लिंचिंग, क्या हमने देखा था कि लिंचिंग किस तरह से न्यूज़ में करंट में रही थी पिछले कुछ 2-3 सालों में। दादरी केस हुआ था लिंचिंग का, जिसमें अखलाक जो थे उनको एक मोब ने अटैक कर दिया क्योंकि उन्होंने बीफ रखा हुआ था और उन पे ये ब्लेम था कि उन्होंने बीफ का मीट खाया है
तो एक मोब ने उन पे अटैक किया और उनको मार दिया। लिंचिंग का केस याद आते थे मुझे, एक करंट की घटना याद आती है, पालघर का केस, जो महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है पालघर। उसमें एक फेक न्यूज़ ये उड़ी, व्हाट्सएप के ग्रुप पर एक फेक न्यूज़ ये चलाई गई कि उस गांव में, पालघर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के, कुछ चोर हैं, उन चोरों को कुछ विजिलेंटे ग्रुप्स ने अटैक कर दिया। और अटैक इस तरह से किया कि ये दिखाया गया कि ये लोग जो हैं कुछ स्पेसिफिक रिलीजन को बिलोंग करते हैं और ये जो है डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं, और एक तरीके से कंजर्वेटिज्म की भावना उन व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू फैल गई। तो पता ये चला उसमें कि जो वो लोग पकड़े गए थे वो सेम रिलीजन के थे और सेम रिलीजन के ही लोगों पे प्रहार हुआ था, अटैक हुआ था। उसमें इन्वेस्टिगेशन भी हुई तो यही सामने आया कि द पीपल वर बिलोंगिंग फ्रॉम द सेम रिलीजन एंड द वन हु अटैक्ड वर ऑल्सो फ्रॉम द सेम रिलीजन। तो आप ये देखिए कि आर्टिकल 15 का एक बैकग्राउंड आप आर्टिकल 15 नाम की एक मूवी से ही समझ सकते हैं। आयुष्मान खुराना लीड रोल में रहे इस मूवी में, आर्टिकल 15 में, जो जून 2019 में रिलीज हुई। मुझे एक दृश्य याद है, और एक क्या, मुझे 2-3 दृश्य याद आ रहे हैं। जैसे ही आयुष्मान खुराना एक पुलिस ऑफिसर होते हैं उसमें, और एक गांव में उनकी पोस्टिंग होती है। वो जैसे ही अपनी जीप के साथ गांव में एंटर करते हैं, वो एक पानी की बोतल अपने कांस्टेबल से कहते हैं कि पानी की बोतल ख़रीद कर लाइए, मुझे प्यास लगी है। जैसे ही वो कांस्टेबल जाता है और वो रुक कर ये कहता है कि सर यहाँ पे बैकवर्ड क्लास के लोग रहते हैं और इनसे हम पानी ले नहीं सकते, मतलब जिस बोतल्स को ये छूकर हमें देंगे उस बोतल को हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके की अनटचेबिलिटी का प्रिविलेंस उस गांव में दिखाया गया है इस मूवी में। तो आयुष्मान खुराना खुद निकलते हैं बाहर और खुद बाहर निकल के बोतल ख़रीदते हैं और उससे पानी भी पीते हैं। उनको ये लगता है कि मैं एक ऐसी जगह आ गया हूँ जो बहुत ही बैकवर्ड है और डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी हद लेवल पे होता है, मतलब इंटेंस लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन है। बेसिकली ये मूवी 3 दलित लड़कियों के बारे में, टीनेजर्स गर्ल्स के बारे में है, जो अपने घर से शाम को निकलती हैं और वो मिसिंग हो जाती हैं, मतलब दे गो मिसिंग, वो मिल नहीं पाती हैं, गायब हो जाती हैं। अगले दिन एक पेड़ पर उनमें से 3 में से 2 लड़कियों की बॉडी टंगी हुई मिलती है, फांसी लग गई होती है उन्हें। अब फांसी किसने लगाई किसने नहीं लगाई, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आयुष्मान खुराना जो लीड रोल में है, पुलिस ऑफिसर हैं, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो पता ये चलता है कि एक नैरेटिव ये क्रिएट किया जाता है उन लड़कियों के अगेंस्ट कि ये लड़कियां समलैंगिक थीं, ये होमोसेक्सुअल थीं, एक तरीके से लेस्बियन थीं, और इनको जब इनके घर वालों ने पकड़ा और इनको लटका दिया कि वो, क्योंकि ये होता है ना कि ऑनर किलिंग में ये बर्दाश्त नहीं कर पाते गांव वाले कि कैसे हमारे घर का बच्चा इस तरह की अननेचुरल हरकत कर सकता है। बट ये लोग ये भूल जाते हैं कि ये हरकत अननेचुरल नहीं होती, दिस इज़ बाय योर ओन जीन्स, दिस इज़ द गिफ्ट गिवन बाय द गॉड, एक नेचुरल चीज़ होती है, उसको समझना पड़ेगा। एंड इट इज़ द कोर्ट हु हैज़ टू डिसाइड इट। हम कौन होते हैं कि हम किसी को लटका दें। पर एक नैरेटिव, एक फेक कहानी क्रिएट की जाती है कि उन लड़कियों के घर वालों ने उन्हें लटका दिया और रीज़न ये था कि वो लेस्बियन थे, पर ऐसा था नहीं। एग्जैक्टली जब आयुष्मान खुराना ने इस केस में इन्वेस्टिगेशन किया तो ये पाया कि जो लोकल पॉलिटिशियंस थे उस गांव के, उन लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर गैंगरेप किया उन लड़कियों का और उनको फांसी पे लटका दिया, ये दिखाने के लिए कि उनके घर वालों ने ऐसा उनके साथ किया है, ना कि इन लोगों ने जो एक्यूज थे। तो आप देखिए कि किस तरह से मतलब डिस्क्रिमिनेशन हद लेवल पे आ चुका है। और हम जो सेमी अर्बन और अर्बन सिटीज़ में रहते हैं, हम लोगों को ये लगता है कि सब नॉर्मल है, वुमेन को उनका ड्यू दिया जा रहा है। पर आप रियल इंडिया में जब जाएंगे, आप जब एक बैकवर्ड एरिया में जाएंगे, तो आप देखेंगे किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप्स का, लाइक विमेन, गर्ल्स। जैसे कि आज नेशनल गर्ल डे भी है, तो नेशनल गर्ल डे गवर्नमेंट ने ये अनाउंस 24 जनवरी के लिए किया था, क्योंकि हमारी जो गर्ल, जो एक सैक्रोसेंट और मोस्ट चेरिज्ड इंस्टीट्यूशन है, महिला, विमेनहुड, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये वाला दिन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे डिक्लेयर किया। और
इस पे काम चलने लगा, डेलिब्रेशंस होने लगे एकेडमिक्स में कि किस तरह से वल्नरेबल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट किया जाए, चाहे वो चाइल्ड हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे कोई भी एक स्पेसिफिक ग्रुप हो जिसको उसका ड्यू नहीं मिलता, जिनको राइट्स नहीं मिलते, उनके राइट्स अपहोल्ड नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों एक इंसिडेंट और आपके सामने रखता हूँ उसी मूवी का। आप ये देखिए कि उस गांव के अंदर एक टेंपल होता है, उस टेंपल में जाने से मना कर दिया जाता है कुछ लोगों को। क्यों? क्योंकि वो लोग बैकवर्ड कास्ट से होते हैं, दलित होते हैं। तो मना कर दिया जाता है कि आप टेंपल में इसलिए नहीं आ सकते बिकॉज यू बिलोंग टू अ बैकवर्ड क्लास, आप नीची जाति के लोग हैं और आप हमारे बराबर भी नहीं बैठ सकते हैं। वो लोग अपर कास्ट के लोगों के बराबर भी नहीं बैठ सकते हैं। उन लोगों के छुआ हुआ खाना या कोई भी चीज़ अपर कास्ट वाले छुआछूत मानते हैं, अनटचेबिलिटी मानते हैं और उन लोगों को अनटचेबल्स समझते हैं। और मुझे याद आ रहा है कि उस मूवी के अंदर एक सीन आता है जब आयुष्मान खुराना अपने जो थाना है उससे बाहर निकलते हैं तो बुरी तरीके से रोड ब्लॉक हो गया होता है, जो एक गटर होता है उसमें से पानी बाहर आ रहा होता है। तो एक डायमेंशन ये भी दिखाया है इस मूवी में कि किस तरह से एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ये स्कैवेंजिंग का काम करते हैं। जैसे हमने मैनुअल स्कैवेंजिंग लिखा भी हुआ है। मैं आपको बता दूं मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होती है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको 1993 में बैन किया गया। ये ऐसा प्रोसेस है कि एक पर्टिकुलर कास्ट, जैसे दलित में एक सब कास्ट है वाल्मीकि, वो लोग इस काम को करते हैं। और काम ये होता है कि गटर में जाके उनको सारा स्लज, सारा कूड़ा, गंदा कूड़ा निकालना होता है। एंड दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। मतलब कैसे आप किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को you can subject that caste to cruelty like this. I mean, I don't see any reason for that. And this is straight away a discrimination. तो स्कैवेंजिंग भी एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। हालांकि काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत सी मशीन्स है जो ये वाला काम करती हैं स्कैवेंजिंग का, बट इंडिया में क्योंकि इतने डेवलप नहीं है, बहुत जगह ऐसी हैं जो मैन लेबर से काम लिया जाता है। तो एक पर्टिकुलर कास्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% वही कास्ट करती है, पर 80 to 90% द वाल्मीकि कास्ट यूज्ड टू डू दिस वर्क। आप ये देखिए कि SC/ST एक्ट, जो ऐसा लॉ बना जो बैकवर्ड क्लास, जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको कंसोलिडेट करने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फोर्स में आया। और गवर्नमेंट की इंटेंट यही थी कि ये लॉ इस तरह से एडमिनिस्टर किया जाए कि अगर किसी बैकवर्ड क्लास के इंसान को उच्च जाति के इंसान से कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स मिल रहे हैं, उच्च जाति का आदमी नीचे जाति के इंसान को कुछ गालियां दे रहा है, उसकी कास्ट के नाम पे उसका कुछ मजाक उड़ा रहा है, तो अपर कास्ट वाले इंसान को पीनलाइज किया जाएगा। पर हुआ क्या, जब भी ये एक्ट आया तो इसका मिसयूज बहुत होने लगा। मिसयूज इस तरह से होने लगा कि फेक कंप्लेंट्स आने लगी, क्योंकि जब डिस्टिंक्शन होती है, डिफरेंस होता है कास्ट के अंदर, तो जो लोग वल्नरेबल होते हैं उनमें से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं, वो ज़बरदस्ती परेशान करने के लिए एक फेक कंप्लेंट फाइल कर देते हैं कि अपर कास्ट ने हमारे साथ गलत किया है, बुरा किया है, जो नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ देखते हुए एक ऐसा प्रोसेस गठित किया CRPC के अंदर कि जब भी कोई कंप्लेंट, कोई FIR इस SC/ST एक्ट से रिलेटेड आएगी तो उस पर पुलिस जो होगी एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेगी और ये देखेगी क्या ये केस फेक है या कंफर्म ये केस रियल में एग्जिस्ट करता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि SC/ST एक्ट में जो भी कंप्लेंट्स आएंगी क्या वो फेक तो नहीं है, क्योंकि अगर फेक होती हैं तो 10 तरह की प्रॉब्लम खड़ी उठती हैं कि टाइम जाता है कोर्ट का, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में टाइम जाता है, और मिसयूज, सबसे बड़ी बात है मिसयूज होता है लॉ का जो एक सोवरेन बॉडी पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है। तो दोस्तों देखिए किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ। रिलीजन पे लिंचिंग का आपको बताया। रेसिज्म में होता है काले गोरे का, मतलब आप ब्लैक हैं, आप वाइट हैं, उस पर आप देखिए कि दिल्ली में ही अगर मैं बात करूं, जो नॉर्थ ईस्टर्न जो क्राउड आता है, जो हमारे इंडिया का पार्ट है, ऑफ कोर्स इंडिया का पार्ट है, उनको अजीब अजीब नाम से एड्रेस किया जाता है, बड़े अजीब अजीब नाम से एड्रेस किया जाता है, और जो नहीं होना चाहिए। दैट इज स्ट्रेट अवे डिस्क्रिमिनेशन। और हमें ये जान लेना चाहिए, हो सकता है हमारे अपने क्राउड में जो हमारी कन्फाइंड फ्रेंड सर्किल है, हो सकता है उसमें हम लोग उनके बारे में ऐसे डेरोगेटरी कमेंट्स देते हो, पर यह भी हो सकता है वो लोग हमारे बारे में कुछ नेगेटिव सोच रखते हो या हमें किसी एक वोकेबलरी से एड्रेस किया जाता हो। तो आप ये मत सोचिए कि आप ही उस
अप्रूविंग प्लेटफॉर्म पे हैं जो किसी को नीचा दिखा सकते हैं या फिर डिनिमाइज कर सकते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेशन है। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में यही 5 ग्राउंड्स थे जिस पे हमने दिखाया आपको किस तरह से मूवी में आर्टिकल 15 मूवी में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। लिंचिंग का हमने एग्जाम्पल दिया आपको कि लिंचिंग समाज में एक प्रिवलेंट हो गई, एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से भी लिंचिंग होती है। इंडिया में काफ़ी केसेस हैं, आप गूगल करिए और जाइए उन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को पढ़िए केस के, आपको लगेगा कि हाँ वाकई में पॉलिटिकली मोटिवेटेड लिंचिंग भी होती है और रियल में भी लिंचिंग हुआ करती है। जैसे अखलाक का केस था, पालघर का केस था। तो दोस्तों आप इन ग्राउंड्स को थोरो पढ़िए और देखिए इनके कई डायमेंशंस हो सकते हैं। देयर कैन बी मैनी मोर एम्पल नंबर ऑफ डायमेंशंस बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में इसके ही बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन बताया गया है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो इन 5 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लोगों को डिस्क्रिमिनेट करे। कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती है स्टेट। आर्टिकल 50 क्लॉज 1 में तो यही है। क्लॉज 2 की जब हम बात करते हैं तो आप ये देखिए क्लॉज 2 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी नागरिक स्टेट का जब वो पब्लिक रोड यूज़ करता है, कोई पब्लिक बाथ यूज़ करता है, वॉशरूम यूज़ करता है या किसी रेस्टोरेंट में जाता है, हाँ, वो जो हमारी स्टेट की बनाई हुई इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं पब्लिक के लिए, उनको एंजॉय करना चाहता है, अपना राइट एजर्ट करना चाहता है कि भाई ये गवर्नमेंट ने वॉशरूम बनाया हुआ है, इसको हर इंसान को यूज़ करने का अधिकार है। तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, स्टेट भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, इंडिविजुअल भी किसी और इंडिविजुअल को ये नहीं कह सकता कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास स्पेशल प्रिविलेज है। जैसा हमने आर्टिकल 14 में भी स्पेशल प्रिविलेज की बात की थी कि किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, सब इक्वल हैं, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो दोस्तों आप देखिए आर्टिकल 15 को दोबारा पढ़िए और इन एग्जाम्पल के साथ पढ़िए, केस लॉस के साथ पढ़िए और ज़्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगी। मोस्टली हमने आपको बता ही दिया कंसेप्चुअली कि कैसे आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्लॉजेस आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 3, 4 और 5 डिस्कस करेंगे एंड क्लॉज 6 एज वेल ऑफ कोर्स। और आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि हमें आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ बनाने का और लीगल नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए हम ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। थैंक यू।